नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जी हां, निवाड़ी में बोरवेल में फंसे प्रहलाद तक अब रेस्क्यू टीम पहुंच गई है और कुछ ही पलों में प्रहलाद को रेस्क्यू किया जा सकता है। कुछ ही पलों का इंतजार है और दरअसल बुधवार से प्रहलाद नाम का बच्चा बोरवेल में फंसा हुआ है। लगातार उसे बाहर निकालने की कोशिशें हो रही हैं और लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है और अब आखिरी अपने अंजाम तक पहुंचता हुआ ये रेस्क्यू ऑपरेशन नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि प्रहलाद तक टीम पहुंच गई है और कुछ ही पलों में प्रहलाद को बाहर निकाला जा सकता है। प्रहलाद की सलामती के लिए लगातार दुआएं भी हो रही हैं, परिवार वाले दुआएं कर रहे हैं, लोग दुआएं कर रहे हैं ताकि प्रहलाद सुरक्षित बोरवेल से बाहर निकल सके। प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है और न केवल प्रशासन बल्कि आर्मी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई थी। गांव के लोग भी प्रहलाद के निकलने का इंतजार कर रहे हैं। प्रहलाद की सलामती के लिए लगातार दुआएं हो रही हैं और अच्छी बात यही है, सुखद यही है कि प्रहलाद तक जो टीम है वो पहुंच भी गई है। रेस्क्यू टीम बस इंतजार इसका और दुआएं इसी बात की कि सुरक्षित प्रहलाद बाहर निकल आए। प्रहलाद से महज 2 फीट के फासले पर टीम है और बताया जा रहा है कि कुछ ही पलों में प्रहलाद बाहर आ सकता है। ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। एम्बुलेंस भी तैयार कर ली गई है और राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्या जानकारी है? रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है और यह भी बताया जा रहा है कि अब प्रहलाद तक जो रेस्क्यू टीम है वो पहुंच चुकी है। क्या और डिटेल आपके पास? बिल्कुल प्रशांत, जो अंदर टीम है तो रेस्क्यू लगातार चल रहा है। प्रहलाद को निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि थोड़ा वक्त और लग रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 30 मिनट का वक्त और लग सकता है। हालांकि जहां मिट्टी थोड़ी सी और निकाली रही है ताकि प्रहलाद को सुरक्षित निकाला जा सके। रेस्क्यू की टीम जो टनल खोदी गई थी उसके अंदर है, पूरी कवायद पूरी कर ली गई है। एम्बुलेंस मौके पर मौजूद है, डॉक्टर की पैनल पहुंच चुकी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा वक्त और बीतता जा रहा है। लोगों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। लोग दुआ कर रहे हैं कि जो प्रहलाद है पिछले लगभग 80 घंटे भी हो चुके हैं और प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आए। फिलहाल जो टीम है वो रेस्क्यू अभी कर रही है और प्रहलाद को निकलने में थोड़ा वक्त और लग सकता है। जो अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि कुछ टेक्निकल खामी की वजह से प्रहलाद को थोड़ा वक्त लग रहा है निकलने में, जिसको लेकर टीम रेस्क्यू कर रही है। लगभग 30 मिनट का वक्त और लग सकता है। जी, लगभग 30 मिनट का वक्त और लग सकता है, लेकिन क्या अब प्रहलाद के बिल्कुल नजदीक ये टीम पहुंच चुकी है और क्या स्थिति है? कुछ और जानकारी भी प्रहलाद के बारे में मिल पा रही है क्या कि स्वास्थ्य टीम भी स्वाभाविक है कि पहले से भी नजर रखे होंगे और कुछ और डिटेल अगर इससे जुड़ी हुई? प्रशांत, स्वाभाविक है कि प्रशासन ने जब पूरा अलर्ट कर दिया है, मौके पर एम्बुलेंस लगा दी गई है, पुलिस की व्यवस्था कर दी गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, रस्सी वगैरह बांध दी गई है, तो कहीं ना कहीं प्रहलाद के पास जो रेस्क्यू टीम है वो पहुंच चुकी है। लेकिन कुछ निकालने में टेक्निकल खामी की वजह से दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा खुदाई जरूर अंदर की जा रही है, जिसको लेकर अभी रेस्क्यू जारी है। रेस्क्यू लगातार चल रहा है। तो पिछले 80 घंटे से 60 फीट नीचे बोरवेल में प्रहलाद फंसा हुआ है। जो डॉक्टर की टीम है अब वो मौके पर पहुंच चुकी है। थोड़ा वक्त और लग रहा है। संभवतः ऐसा व्यतीत हो रहा है कि प्रहलाद कुछ ही देरी बाद प्रहलाद को निकाला जाएगा और सीधा एम्बुलेंस से ले जाकर वहां पे निवाड़ी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाएगा जहां उसको प्राथमिक उपचार दिया जाएगा और डॉक्टर्स की पैनल लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, मौके पर मौजूद है। ऑक्सीजन सिलेंडर भी जो टनल है उसके बाहर पहुंचा दिया गया है। बिल्कुल राजीव, ये क्लियर है कि 60 फीट की गहराई में ही प्रहलाद फंसा हुआ है, चूंकि कई बार जब खुदाई होती है ऐसे मामलों में अक्सर देखा गया है
कि चूंकि बच्चा बेसुध होता है और उस स्थिति में कई बार धमक से, खुदाई की धमक से बच्चा और नीचे भी चला जाता है। उस लिहाज से भी तैयारियां यहाँ पर की गई होंगी। प्रशांत, जो टीम है वो लगातार सीसीटीवी के माध्यम से जो प्रहलाद पर नजर रखे हुए है, जो बोरवेल में अंदर सीसीटीवी कैमरा डाला गया है, खुदाई लगभग पूरी कर ली गई थी। सबसे पहले जो पैनल में गड्ढा खोदा गया था, तो प्रशांत जहाँ यह 60 फीट तक जहाँ फंसा हुआ है प्रहलाद, उसके करीब 3 फीट नीचे और खुदाई की गई, ताकि प्रहलाद अगर कहीं नीचे जाता है तो उसको बचाने की कोशिश की जाए। जैसे ही 3 फीट खुदाई पूरी बोरिंग की तरफ की गई है, तो उसके बाद वहां पे उस बोर को बंद कर दिया जाएगा और ऊपर की तरफ खोद कर प्रहलाद को निकालने की कोशिश की जाएगी। हालांकि वो कवायद अभी चल रही है, ऊपर की को निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि प्रशासन का ऐसा कहना है कि जहां पर प्रहलाद फंसा हुआ है वहां तक जो रेस्क्यू टीम है वो पहुंच चुकी है, लेकिन कुछ टेक्निकल खामी की वजह से देरी जरूर लग रही है। प्रशांत जी, क्या परेशानियां आ रही हैं, क्या बता रहे हैं जो जानकार हैं वहां पर? स्वाभाविक है कि एक्सपर्ट्स भी मौजूद होंगे, चूंकि अलग अलग टीमें यहाँ पर पहुंची हुई हैं। प्रहलाद, माफ कीजिएगा राजीव। प्रशांत, जो रेस्क्यू की टीम है वो हालांकि 60 फीट नीचे गड्ढे के जो टनल है वहां पे मौजूद है। प्रशासन की टीम ऊपर मौजूद है, एम्बुलेंस टनल के बाहर ऊपर की तरफ लगाया गया है, तो इसमें काफी दूरी पर है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी को बताया गया है कि कुछ जहां पे वो प्रहलाद फंसा हुआ है वहां पे थोड़ा पहुंचने में थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही थी, जिसको लेकर खुदाई फिर से थोड़ी शुरू कर दी गई है। और हालांकि जहां से अधिकारियों से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि थोड़ा वक्त और लगेगा, लगभग करीब 30 मिनट का वक्त प्रहलाद को निकालने में लग सकता है। प्रशांत, बिल्कुल, लगभग 30 मिनट आप जिक्र कर रहे हैं, वक्त लग सकता है, लेकिन बुधवार से ये मासूम बच्चा बोरिंग में फंसा हुआ है। कोशिशें तभी से शुरू हो गई थी राजीव, लेकिन अमूमन समय बहुत ज्यादा हो गया है। क्या कह रहे हैं, क्यों इतना समय लगा रेस्क्यू में और अभी भी रेस्क्यू हो नहीं पाया प्रहलाद का? राजीव। प्रशांत, जैसा कि जो टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है, उनके तमाम अधिकारियों से बात हुई थी, तो उनका कहना है कि इस तरह के रेस्क्यू जो होते हैं उसमें जरूर वक्त लगता है, लगभग 70-75 घंटे के लगभग लग जाते हैं। चूंकि प्रहलाद की जहां बोरवेल है तो लगभग 60 फीट गहराई, ज्यादा गहराई में फंसा हुआ था, और यहाँ जो खुदाई की गई तो करीब 60 फीट पेलर में खुदाई की गई, जिसमें लगातार मशीनें अपना काम करती रही, 24 घंटे काम चलता रहा। तो इस कारण जो पेलर में खुदाई की गई तो उसमें वक्त लगा। हालांकि टनल में जरूर बनाने में वक्त लगा, कि जो पेलर में खुदाई की गई वहां से एक टनल बनाई गई, बोरवेल तक जाती है, उस टनल को खुदाई करने में वक्त बिल्कुल ये पूरी प्रोसेस, और इस पूरी प्रोसेस में ही ये समय लगा है। नजर बनाए रखिए राजीव, आगे भी हम आपके पास आएंगे, लौटेंगे, जानकारी लेंगे कि कहां तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंचा है। शुक्रिया राजीव फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां बेस्ट नमकीन पर खाद्य विभाग ने छापा मारा है। फालका बाजार स्थित मेन ब्रांच में ये छापेमारी की गई है। जांच के लिए सैंपल भी जब्त किए गए हैं। मिठाई और नमकीन के सैंपल खाद्य विभाग के जरिए लिए गए हैं। तो ग्वालियर से ये बड़ी खबर है, बेस्ट नमकीन के पर खाद्य विभाग ने छापेमारी की है। फालका बाजार स्थित बेस्ट नमकीन के मेन ब्रांच में ही छापेमारी की गई है और जांच के लिए सैंपल भी ले लिए गए हैं। आपको बता दें, ये मिठाई और नमकीन के सैंपल जब्त किए गए हैं। अक्सर त्योहार के वक्त कई बार मिलावट खोरी का मामला भी सामने आता है और ऐसे प्रोडक्ट भी लोगों को दे दिए जाते हैं जो गुणवत्ता में ठीक नहीं होते हैं, और उसी लिहाज से खाद्य विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। और इसी लिहाज से ग्वालियर में भी खाद्य विभाग इस वक्त एक्टिव है। बेस्ट नमकीन शॉप पर, उसकी मेन ब्रांच पर ही छापेमारी की गई है, क्योंकि फालका बाजार में स्थित है। सैंपल भी कलेक्ट किए गए हैं मिठाई के और नमकीन के। बेस्ट नमकीन पर खाद्य विभाग ने छापेमारी की है। तमाम सैंपल भी लिए गए हैं और नमकीन और मिठाई दोनों के सैंपल
खाद्य विभाग ने कलेक्ट किए हैं। जो मेन ब्रांच है बेस्ट नमकीन की फालका बाजार में। सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, कोई जानकारी मिली थी, कोई सूचना थी जिसके बाद खाद्य विभाग की ये छापेमारी हुई क्या? बिल्कुल प्रशांत, देखिए जिस तरह से अभी खाद्य विभाग की जो गाइडलाइन नई आई है जिसके तहत खुली हुई मिठाइयों पर भी एक्सपायरी डेट अंकित करनी होगी, साथ ही अन्य खुले जो सामान है उन पर भी एक्सपायरी डेट चस्पा करनी होगी। इसी को लेकर खाद्य विभाग की टीम ने आज ग्वालियर के फालका बाजार स्थित बेस्ट नमकीन की मेन ब्रांच पर छापेमारी की है और यहाँ से जो सस्पेक्टेड नजर आए थे ऐसे 4 उन्होंने सैंपल लिए मिठाई और नमकीन के। इन सैंपलों को सीलबंद किया है। इसके बाद इन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा और जिस तरह से जांच रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो है अगली कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई है यहाँ खाद्य विभाग की के एक जो मशहूर ब्रांड है उसके यहाँ पर छापेमारी करते हुए 4 सैंपल लिए हैं और इनकी अब जांच की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सुशील, खाद्य विभाग स्वाभाविक है कि ये त्योहार का सीजन है, इस दौरान एक्टिव होने की दरकार भी है। तो आने वाले दिनों में हम ये देखें कि त्योहार से पहले पहले और इस तरह की छापेमारी होंगी। बिल्कुल प्रशांत, देखिए अगर पिछले 3 दिन की बात करें तो 3 दिन में खाद्य विभाग की टीम ने करीब 10 से 12 जगह कार्रवाई की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही दीपावली का सीजन नजदीक आया है, वक्त नजदीक आ रहा है, तो बाजार में जो खुली मिठाइयां हैं, अमानक मिठाइयां, नकली खोए से बनी जो मिठाइयां हैं वो, और दूसरा जो स्तरहीन नमकीन बाजार में आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। यही वजह कि खाद्य विभाग की टीम अब सक्रिय हुई है और लगातार बाजारों पर निगरानी की जा रही है। छोटे बाजार कारोबारियों से लेकर बड़े ब्रांड जितने भी हैं शहर में, वहां पर सैंपलिंग की कार्रवाई कर रही है और सैंपल की जांच के लिए भी यहाँ लगातार भेजे जा रहे हैं लेबोरेटरी में। जी बिल्कुल बिल्कुल, सैंपलिंग की कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन एक अक्सर जो टेक्निकल पॉइंट फंसता है वो ये कि जब तक नतीजे आते हैं या टेस्ट होता है मिठाइयों का या सैंपल का, नमकीन का, तब तक मार्केट से लोग मिठाई नमकीन खरीद भी चुके होते हैं और त्योहार भी गुजर जाते हैं। सुशील, बिल्कुल सही बात है प्रशांत, देखिए यही वजह है कि पिछले साल यहाँ ग्वालियर में एक फूड टेस्ट लेबोरेटरी का जो है शिलान्यास किया गया था और करीब साल भर बाद संभवतः वो लेबोरेटरी बनकर तैयार हो जाएगी, जिसमें इस तरह के जो मामले हैं उनकी जांच में तेजी आएगी। क्योंकि यहाँ से सैंपल बाहर भी भेजना पड़ते हैं जिसमें जांच रिपोर्ट देरी से आती है और तब तक संभवतः जो मिठाइयां आपने कहा बाजार में होती है, जो नमकीन बाजार में होता है, वो बिक चुका होता है। बिल्कुल बिल्कुल, अब अगर टेस्ट लैब बन जाती है तो स्वाभाविक है कि जल्दी सैंपल टेस्ट भी हो जाएगा और उसका लाभ भी लोगों को मिल पाएगा। शुक्रिया सुशील आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर भोपाल से। आरिफ मसूद को बड़ा झटका लगाया। अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है आरिफ मसूद की और भोपाल कोर्ट में दरअसल अग्रिम जमानत लगाई गई थी। अपर सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई जिसके बाद याचिका को खारिज कर दिया गया। दोनों पक्षों की दलीलें भी सुनी गईं। आपको बता दें कि आरिफ मसूद ने फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इसी मामले में शिकायत भी दर्ज हुई थी और अग्रिम जमानत याचिका आरिफ मसूद की तरफ से दाखिल की गई थी जिस पर सुनवाई हुई और आरिफ मसूद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। भोपाल कोर्ट में यह अग्रिम जमानत लगाई गई थी। अपर सत्र न्यायालय में इसकी सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलील भी जज की तरफ से सुनी गई। फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन का ये मामला और इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई थी आरिफ मसूद के खिलाफ, जिनकी गिरफ्तारी भी होनी थी। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आरिफ मसूद के द्वारा लगाई गई या उनकी तरफ से लगाई गई याचिका खारिज हो गई है, बड़ा झटका आरिफ मसूद के लिए ये। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो ये पूरा जो मामला है इकबाल मैदान पर प्रदर्शन के दौरान का मामला है। फ्रांस के खिलाफ इन्होंने प्रदर्शन किया था जिसमें धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप है विधायक पर। इस मामले को लेकर इन्होंने अग्रिम जमानत लगाई थी और जिसे आज भोपाल कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो कह सकते हैं इनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब विधायक को गिरफ्तार ही कर पुलिस पेश करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि कोई और विकल्प, लेकिन विकल्प जितेंद्र अभी जरूर होंगे। अगर भोपाल कोर्ट से याचिका खारिज हो गई तो ऊपरी अदालतों में भी अपील की जा सकती है, ऐसी कोई संभावना है क्या? कोई और जानकारी आरिफ मसूद के वकीलों की तरफ से? देखिए अगर बात की जाए तो कानूनी दांव पे इसमें पूरा मामला है और जमानत खारिज हो चुकी है तो जाहिर सी बात है अब उनका गिरफ्तारी वारंट ही जारी होगा, उसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। और अब आगे देखते हैं कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर क्या फैसला सुनाती है।
ठीक, चलिए बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। और ब्रेक के बाद खबर सागर से। सागर के खुरई में फोन से 3 तलाक देने का मामला सामने आया। महिला के पति ने फोन पर 3 तलाक बोलकर पत्नी के साथ सारे रिश्ते खत्म कर लिए और दूसरी शादी कर ली। महिला ने पूरे मामले की शिकायत खुरई थाने में की है और पति, सास, ससुर पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी। तो सागर के खुरई का यह मामला है। फोन पर शख्स ने अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया और महिला के पति ने फोन पर ही 3 तलाक बोलकर पत्नी के साथ सारे रिश्ते खत्म कर लिए और दूसरी शादी भी कर ली। आपको बता दें कि इसके बाद महिला ने शिकायत भी दर्ज कराई है और पति, सास, ससुर पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया है। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। आगे बढ़ते हैं। डिंडोरी में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। डिंडोरी विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओमकार मरकाम के द्वारा सरकारी भूमि में कब्जा कर अवैध निर्माण करने की खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। खबर दिखाए जाने के बाद राजस्व विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और उन्होंने सरकारी भूमि में चल रहे अवैध निर्माण को बंद करवा दिया। बता दें कि जिला मुख्यालय से लगे सुबखार इलाके में नर्मदा नदी के किनारे करीब 10 एकड़ के एरिया में पूर्व कैबिनेट मंत्री ओमकार मरकाम का फार्म हाउस है, जहां जैविक खेती की जाती है। तहसीलदार की माने तो इसी सरकारी भूमि पर ओमकार मरकाम के द्वारा अवैध रूप से निर्माण कराया जा रहा था। आगे बढ़ते हैं। सतना के मैहर इलाके में दुकान संचालक के ऊपर हमले के विरोध में व्यापारी अब सड़कों पर उतर आए हैं। व्यापारियों ने मौन जुलूस निकालकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बता दें कि कल दुकान संचालक गोविंद अग्रवाल और उसके ऊपर हमला हुआ था। दुकान के सामने ठेले लगाने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद कुछ लोगों ने दुकान में घुसकर संचालक के साथ मारपीट की। इस मामले की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिसको लेकर व्यापारी आक्रोश में हैं और रैली निकालकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। उधर जबलपुर पुलिस ने केवाईसी दस्तावेज से लेकर फर्जी सिम को एक्टिवेट करने के गिरोह का पर्दाफाश किया है। साइबर सेल ने 3 आरोपियों को कब्जे में ले लिया है और इन सभी आरोपियों ने करीब 7,000 सिम फर्जी तरीके से एक्टिवेट कर फर्जीवाड़े में लिप्त रहने वाले लोगों को बेची है। शिकायत के बाद साइबर पुलिस आरोपियों को अपने कब्जे में लेकर पूछताछ कर रही है। फर्जी सिम का ये गिरोह दूसरे राज्यों में भी सक्रिय था। उधर जबलपुर पुलिस ने कांग्रेस नेता के घर हाई प्रोफाइल जुआ फड़ पर छापेमारी कर 60 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अवैध हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ है। आरोपी नेता का नाम आपको बता दें गज्जू सोनकर बताया जा रहा है। इधर बुरहानपुर में वन विभाग की टीम पर हमला हो गया। ये टीम अतिक्रमण हटाने गई हुई थी, जिसके बाद टीम पर यहां मौजूद लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें 10 वनकर्मी घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए नेपा नगर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहीं भोपाल में आबकारी विभाग की टीम पर भी हमला हुआ। अवैध शराब पर कार्रवाई करने के लिए ये टीम गई हुई थी और गाड़ियों में इसके बाद तोड़फोड़ की गई। ये 2 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर बुरहानपुर और भोपाल की। बुरहानपुर में जहां अवैध कब्जा हटाने के लिए टीम गई हुई थी वन विभाग की, उस पर हमला कर दिया गया। भोपाल में भी प्रशासन की टीम जब अवैध शराब पर कार्रवाई करने के लिए गई हुई थी, हमला हो गया। गाड़ी में भी तोड़फोड़ कर दी गई आबकारी विभाग की टीम पर।
और उधर अपराधी लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। भिंड में घर में घुसकर महिला को बदमाशों ने गोली मार दी। महिला के पति के साथ इनका अवैध खनन को लेकर विवाद चल रहा था। वहीं गुना में एक युवक को लेन देन के विवाद में बदमाशों ने जिंदा जला दिया, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। ये दो तस्वीरें हैं भिंड और गुना की। उधर बेमेतरा में 2 दिन पहले घर में घुसकर गर्भवती महिला की हत्या के आरोपी को देखकर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने न केवल महिला की हत्या करना कबूला, बल्कि इसके साथ ही 3 और हत्या करना भी उसने कबूल किया है। आरोपी गुंडरदेही बालोद का रहने वाला है। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और साथ ही बालोद में अपने पड़ोसी का और बेमेतरा में 7 माह पूर्व बुजुर्ग दंपति का और एक और महिला की हत्या करना भी उसने कबूल किया। बुजुर्ग दंपति ताला बंद करके चाबी वहीं बगल में गलती से छोड़ के चले गए थे। उसी चाबी से ताला तोड़कर घर में घुसा गया और घर में पैसों की लूट की नीयत से उसने हत्या कर दी। इसी व्यक्ति के द्वारा आज से करीब 8 महीने पहले गाड़ाबाठा में यही 10-15 हज़ार पैसों के लालच में एक बुजुर्ग दंपति की भी हत्या की गई थी। करीब 1.5 दिन में बहुत मेहनत से काम करते हुए इस केस को सुलझाया गया, जो पूरी टीम के लिए काफ़ी अच्छी बात है। उधर धमतरी शहर से लगे अछोटा गांव में स्कूल राशन को लेकर अभिभावकों ने बवाल खड़ा कर दिया। काफी हंगामे के बाद शिक्षा विभाग के अफसर मौके पर पहुंचे और समझाइश दी, तब जाकर कहीं मामला शांत हुआ। कलेक्टर ने भी आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए। दरअसल कोरोना के कारण स्कूलें बंद हैं, लेकिन बच्चों को मिड डे मील की जगह सूखा राशन दिया जा रहा है। अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि महिला समूह और शिक्षकों ने मिली भगत कर 30% कम राशन बच्चों को दिया। ये कुछ दिन पहले मध्याह्न भोजन जो शासन का मेनू के हिसाब से जो बंटता था सूखा राशन, उसमें कुछ कमी पाई गई थी। पालकों की शिकायत हुआ था कुछ पालक द्वारा, तो बीओ डीओ सर लोग अब अपना प्रारंभिक जांच के लिए आए हैं। आरोप गलत है, पर भी ओकर बाद भी ना हमन ओला जो मंगिस ना ओला दिन मतलब पालक वाले मन समझौता करबो किस ना और थोड़ा बहुत दे दे किस ओला दे। ऑलरेडी मेरे संज्ञान में विषय आया था और मैंने शिक्षा विभाग के टीम को वहाँ पर भेजा है, और यदि कम राशन यदि है तो संबंधित जो संकुल समन्वयक है और जो बीओ हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनको सुपारी नोटिस जारी किया जाए। उधर त्योहारों के मद्देनजर जशपुर पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है। पुलिस के जवान पैदल मार्च करते हुए जिले के सभी थाना क्षेत्रों में सभी मुख्य रास्तों, गली मोहल्ले में निगरानी रख रहे हैं और लोगों से कानून व्यवस्था का विधिवत पालन करने की अपील भी कर रहे हैं। आगामी त्योहारों को देखते हुए बाजारों में काफ़ी भीड़ होगी। इसके मद्देनज़र सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए, किसी प्रकार की वारदात ना हो उसकी रोकथाम के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार शहर में भीड़ भाड़ वाली जगहों में, बाज़ारों में पुलिस स्टाफ के साथ पैदल पेट्रोलिंग की जाकर सराफा दुकान, बर्तन दुकान और जहाँ भी भीड़ भाड़ वाली जगह है वहाँ पर व्यवस्था देखी जा रही है। सिंगरौली में भीषण सड़क हादसा हो गया। अनियंत्रित होकर गाड़ी पलट गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। 25 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, 10 लोगों की हालत गंभीर। ये सभी लोग मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे। वहीं सतना में एक बस बेकाबू होकर खाई में गिर गई। हादसे में 24 यात्री घायल हुए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। बस शहडोल से रीवा जा रही थी। यह हादसा रामनगर क्षेत्र में हुआ है। तस्वीरें देख रहे हैं आप। 2 हादसे, एक हादसे में 4 लोगों की जान चली गई, बड़ी संख्या में लोग जख्मी भी हुए हैं। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।